जब आप किसी सफ़र में निकलते हैं तो ईश्वर बहुत लोगों को आपके साथ आपकी मदद करने के लिए भेज देता है। टीचिंग वॉज नॉट माई फर्स्ट चॉइस, मैं ये बताना चाहूँगी। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी। AI आपकी जॉब लेगा नहीं बल्कि नए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। जो मार्केटर्स हैं वो कंज्यूमर्स को स्टिमुलस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 Ps। अगर आप चाहिए तो अभी आप देखिए, एक छोटा सा खोमचे वाला भी है जो गोलगप्पा बेच रहा है, वो भी UPI से पेमेंट ले रहा है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। सो रिसर्च जब आप करते हैं तो आप प्राइमरी डेटा पे कर सकते हैं या फिर सेकेंडरी डेटा पे, Secondary है ना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू विविध टॉक्स। मैं हूँ श्रद्धा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे पॉडकास्ट पे है एक नया टॉपिक और एक नया इंसान। आइए उस नए इंसान के बारे में कुछ जानते हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर आपका सब्जेक्ट है। आपने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन करी है, उससे पहले साइंस स्ट्रीम था आपका। बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे बुक्स में एडिटिंग करी है। और आज हम हमारे पॉडकास्ट पे वेलकम करेंगे डॉक्टर प्रीति सिंह का और जानेंगे कि उन्होंने मार्केटिंग के पढ़ाई और मार्केटिंग पढ़ाने के दरमियान में अपने स्टूडेंट्स खुद क्या सीखा और अपने स्टूडेंट्स को क्या बताया। इसके साथ साथ जो लोग मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, स्टेप्स पता चलेंगे, लाइफ को किस नज़रिए से देखना शायद वो ये समझ पाएंगे। और उनको उनके थ्रू हम ये बता पाएंगे कि AI क्यों ज़रूरी है भी या नहीं। क्या AI हमारी जॉब्स खाने वाला है या AI हमें और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इसी पॉडकास्ट पे, और वो भी डॉक्टर प्रीति सिंह जी से। हेलो मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। मैम, आपको आज हमारे सेट पे हमने बोला, इनवाइट करा, और आपने हमारा इनविटेशन जो एक्सेप्ट करा उसके लिए आप बहुत 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 थैंक यू। माय प्लेजर। हम हर बार हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ नया लेके आएँ, एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम कुछ नया दे पाएँ। उम्मीद करती हूँ, आई गेस, हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो लोग जो कि मार्केटिंग या कंज्यूमर बिहेवियर में या साइकोलॉजी के थ्रू साइकोलॉजिकली कैसे चीज़ों को करते हैं, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या स्टूडेंट बनेंगे या प्रोफेशनली जाएंगे, उनको एक बहुत सपोर्ट मिलेगा। उस चीज़ें उनके लिए क्लियर होंगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा चीज़ों को लेके। तो इसी चीज़ के साथ फिर आगे बढ़ते हैं मैम। बिल्कुल। श्योर मैम, आप राजश्री स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, राजश्री स्कूल टेक्नोलॉजी। है, हाँ, राजश्री स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वहाँ आप मार्केटिंग पढ़ाती हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ जब आप इंटरेक्शन करती हैं, आपको अलग अलग, आई गेस, अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट्स मिलते होंगे। तो स्टूडेंट्स के साथ साथ जब आप इंटरेक्शन करती हैं तो वो आपका इंटरेक्शन कैसा रहता है स्टूडेंट्स के साथ? मतलब उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है, बिहेवियर वाइज वो कैसे होते हैं? तो ये एक एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें तो, लाइक जैसे आप बता भी रहे थे कि टीचर होने पे एक बार ज़ोर से बोलने का ऐसे हो जाता है, तो वो कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ? देखिए, मैं यहाँ पे एज एन एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरी एकेडमिक जर्नी इट्स ऑलमोस्ट 21 ईयर्स नाउ। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे याद है कि मैंने अपनी उम्र से 4 साल 5 साल के बड़े लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। ओह माय गॉड। लेकिन कभी एज अ चैलेंज नहीं लगा। और जहाँ तक यहाँ की बात है जो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो। करेक्ट। और डेफिनेटली बच्चे अलग अलग फील्ड से आते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है विच इज़ ओपन फॉर ह्यूमैनिटी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। करेक्ट। तो हाँ, विविध तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं और उनको समझना और उनके हिसाब से पढ़ाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट इंटरेस्टिंग भी होता है।
तो मेरी क्लास में ख़ास तौर पे जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को एक क्लियर उनको डे वन जब रहता है तो एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि मेरी क्लास में ख़ास तौर पे एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रयास रहेगा और मोनोलॉग्स की जगह डायलॉग्स में हम रहेंगे, मतलब टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। होगा, हाँ। और इसके अलावा उनको ये भी फ्री कर देते हैं कि आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, आप क्वेरीज कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉनसेंस और क्लास का डेकोरम मेंटेन करके चलना है। और तीसरी चीज़ इस बात का ध्यान देते हैं कि एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जहाँ पे हर एक बैकग्राउंड का बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करे। करेक्ट। क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के आते हैं तो उनका एक बेसिक बेंट ऑफ माइंड पहले से ही रहता है मैनेजमेंट के प्रति, लेकिन बहुत से बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के आते हैं, साइंस के आते हैं, और चूँकि मेरा खुद का सफ़र साइंस से स्टार्ट हुआ तो मैं उस चीज़ को समझ पाती हूँ और कोशिश रहती कि उनकी पेयरिंग कर दें जहाँ पे वो एक दूसरे के सपोर्ट कर सकें। करेक्ट। और जैसे मैनेजमेंट में एक टर्म है साइनर्जी, 1+1=11, तो प्रयास ये रहता है कि उस तरीके का एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। ये जो आपने बोला ना 1+1=11, ये एक्चुअल में मेरा भी थॉट प्रोसेस ऐसा ही है कि एक और एक 2 नहीं होता है। हाँ। एक और एक मिलके 11 होते हैं। ये तब हो सकते हैं जब हम एक दूसरे की जो कंपैटिबिलिटी कहते हैं ना, Correct, एक हाँ। दूसरे के हम पूरक बन के सपोर्ट करें। करेक्ट। तो जैसे अगर एक बच्चा है मे बी वो बोलने में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो आई प्रेफर कि उनका एक मैच बन जाए, एक कॉन्सेप्ट हाँ, दे और दूसरा उसको बोल के बोल बताए के कि सपोर्ट करें। हाँ, बिल्कुल correct, बिल्कुल, क्योंकि आगे जाके टीम में ही उनको काम करना है, तो Correct. ये बहुत हेल्प करता है उनको। करेक्ट। अच्छा मैम, आपने टीचिंग को ही क्यों चूज़ किया? मतलब, और टीचिंग तो टीचिंग, स्पेशली मार्केटिंग, क्योंकि आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी, तो उधर क्यों नहीं रुख किया? मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, ये क्यों चूज़ किया? और मतलब इसके पीछे कोई स्टोरी है या मतलब बिल्कुल बस ऐसे ही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्टोरी है। और टीचिंग वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस, मैं ये बताना चाहूँगी। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, ओह, और उसके पीछे रीज़न यही था कि आई बिलोंग टू अ डॉक्टर फैमिली। एंड सो यू आर डॉक्टर प्रीति सिंह। हाँ, वो भी उस पे आते हैं। ओके। तो घर में सब डॉक्टर थे, तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन उस प्रोफेशन के प्रति था, और शुरू से मैंने अपने फादर को, ग्रैंडफादर को सेवा भाव से पेशेंट्स को देखा है। तो एक ये था कि मेडिकल इज़ समथिंग, इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। करेक्ट। तो एक वो माइंडसेट से थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट गेट थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। एंड देन जब मैंने बीए में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत ही फैसिनेटिंग ये सब्जेक्ट था। और इसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए जब एमबीए ऑप्ट किया और जब मार्केटिंग पढ़ने लगे तो मुझे लगा ये तो एक तरीके से अप्लाइड साइकोलॉजी ही है। करेक्ट। और बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो वहाँ पढ़े थे उसको हम अप्लाई कर सकते थे। करेक्ट। एंड देन जब तक फाइनल ईयर में आए, फाइनल सेमेस्टर में, तो आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे एकेडमिक्स में ही करियर बनाना है। मतलब यू फाउंड योरसेल्फ वेरी गुड इन हाँ, दैट। वेरी हैप्पी विद द एकेडमिक्स थिंग। और मुझे लगा कि मेडिकल नो डाउट इज़ अ नोबल प्रोफेशन, बट टीचिंग इज़ येट मोर More than नोबलर। that. यस, क्योंकि आप फ्यूचर शेप कर रहे हैं। Right. सो बाय द एंड ऑफ 4th सेमेस्टर ये क्लैरिटी थी कि टीचिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ माई चॉइस। Oh, सो दैट इज़ हाउ आई केम इन टू टीचिंग, एंड एक्सट्रीम चेंज। एकदम चेंज हो गया। पूरा ही पलट गया। कहाँ सेवा करनी थी और कहाँ डॉक्टर बनाने लगे। नहीं, तो अभी भी वही है, जो प्रिंसिपल है टू सर्व माई स्टूडेंट्स नाउ। राइट। सो सर्विंग वाला तो पार्ट अभी भी है। सर्विंग तो, इफ यू आर अ टीचर, ना केवल स्टूडेंट, पता नहीं कैसे टीचर जो है ना वो पूरी सोसाइटी को अलग तरीके से ही सर्व कर लेता है। मैम, आप मार्केटिंग पढ़ाते हो, तो आज के जो इंडस्ट्री है उसमें मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब किसी भी फील्ड में हम जाएं तो मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आपके बीइंग अ टीचर ऑफ मार्केटिंग, बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग, आपके नज़र में मार्केटिंग असल में क्या है? मतलब असली मार्केटिंग क्या है?
वो आप उसको कैसे लेते हो मार्केटिंग को कि अगर somebody is talking about marketing या somebody is going for marketing, तो क्या होना चाहिए उसमें, और ये फील्ड इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, मार्केटिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड, और अगर मार्केटिंग की हम सरल भाषा में एक डेफिनेशन समझना चाहें, तो मार्केटिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम नीड आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपके जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनकी ज़रूरतों को समझने से ही मार्केटिंग स्टार्ट होती है। और ये एक पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हम कंज्यूमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं। एक बार जब प्रोडक्ट क्रिएट हो गया तो हम कम्युनिकेट करते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल विद दिस फीचर, दिस प्राइस, एंड देन उसको हम डिलीवर करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में वैल्यू एक्सचेंज होता है। वैल्यू एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ वी गेट एज अ बिजनेस, वी गेट मॉनेटरी बेनिफिट, और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, इवन सोसाइटी एट लार्ज को हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स। सो मार्केटिंग इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। और दूसरा आपने पूछा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसका मेन पर्पस होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। कई बार रीजंस ये भी हो सकते हैं फॉर सर्वाइवल, चाहे सर्वाइवल हो चाहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हमारे कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं। करेक्ट। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर पेन पॉइंट्स, और उन पेन पॉइंट्स को समझ के जब आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ मार्केटिंग। करेक्ट। और चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, इवन डिफेंस है, हर एक जगह इसके प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और शायद अलग अलग भी होंगे। नहीं, अलग अलग तो नहीं कहेंगे, द मेन जो क्रक्स है दैट इज सिमिलर। ओके, फाइन। बिकॉज एनीवेयर यू इवन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बनाती है तो वो भी ये ध्यान में रखती कि वो पॉलिसीज़ किन के लिए है। जैसे अभी आपके हम लोग के वाराणसी में बहुत से डेवलपमेंट प्लान्स हुए हैं, तो जो भी डेवलपमेंट प्लान्स भी हो रहे हैं तो वो भी ये देखा जा रहा है कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है। तो जितना बेहतर आप उसको समझेंगे उतना बेहतर उनकी नीड्स को आप एड्रेस कर सकेंगे। सो आई थिंक इट इज़ देयर इन एवरी फील्ड, एवरी सेक्टर। ओके, मार्केटिंग जो है, मैं आपने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है, जैसे आज का जो टाइम है, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हर तरीके से, तो एआई मार्केटिंग में इंटर कर चुका है। बिल्कुल। तो ये मतलब, और ये जो डिजिटल मार्केटिंग में है जो लोग, या फिर ऐसे भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी हर तरीके से एआई का यूज़ हो रहा है, तो ये कितना रिवॉल्यूशनरी कहें इसको, कि मार्केटिंग के लिए कितना रिवॉल्यूशनरी है, और ये कितना हार्मफुल है या कितना बेनिफिशियल है। ये एक जो एआई है, और ऐसा भी है कि एक मिथ बन रहा है या पता नहीं फैक्ट है कि एआई लोगों की जॉब्स पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के बैठ गया है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक कम्पीट कर रहा है हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को, मतलब, या फिर यूं कहे कि चैलेंज बन रहा है हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए, या फिर वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही ठीक है, एआई उसमें बेवजह आके घुस गया है, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। समय के साथ हमेशा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है, और हमें समय के अनुरूप अपने को बदलने की ज़रूरत होती है। तो जब से एआई आया है, डेफिनेटली इसने बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं एक्चुअली। और जहाँ तक आपने कहा कि जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, हाँ, बहुत लोगों को इनसिक्योरिटीज है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि एआई आपकी जॉब लेगा नहीं, बल्कि नए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। ये जॉब्स के रोल को चेंज कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है। तो डेफिनेटली जो जॉब्स रेपिटेटिव टास्क की थी या कॉम्प्लेक्स डेटा जो ह्यूमंस हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उसमें एआई ज़रूर मदद कर रहा है। और नई जॉब्स जैसे डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, इनकी जॉब्स बढ़ रही हैं। तो हमको एआई के साथ चलना है
और एआई को एज अ टूल यूज लेना है, करना है। क्योंकि एआई से अब आप बहुत सारे डेटा पे काम हो रहा है जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो आपकी जो एनालिसिस है वो और स्ट्रॉन्ग हो हो रही रही है। हाँ। तो डेफिनेटली जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं या जो भी आप कहना चाहिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और जैसे मार्केटिंग में हम कहते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, तो मुझे लगता है कि हम बेहतर मार्केट को सेगमेंट कर पा रहे हैं और स्पेसिफिक टारगेटिंग कर पा रहे हैं। इवन जो पोजीशनिंग है कि हमको समझना है कि हम अपने प्रोडक्ट की कौन सी यूएसपी कंज्यूमर्स को बताएं और किस तरीके से उनको पोजीशन करें उनके माइंड पे। तो ये भी आपको एआई की सहायता से हो रहा है। तो और आप देखेंगे जैसे चैटबॉट्स वगैरह हैं, और जैसे आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो चैटबॉट्स आंसर करते हैं क्वेरीज, तो वो आपके ऑर्डर ट्रैकिंग कर देंगे आपके लिए, आपकी स्मॉल क्वेरीज को हैंडल कर देंगे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कोई चीज आती तो वो ट्रांसफर कर देते ह्यूमन एजेंट्स को, कस्टमर केयर को, इंजीनियर को, ह्यूमन एग्जीक्यूटिव्स को, उनको कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो जॉब जाने वाली है, ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो रही है। हम और आपने जब ये बात बोली तो हमें प्रैक्टिकली ये लगा, हमारा कोई चीज़ कहीं अगर प्रॉब्लम में हम आ रहे होते हैं तो इंस्पाइट की एक दबाइए, दो दबाइए, हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें वो ऑप्शन मिले जहाँ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से हमारी बात हो सके। बिल्कुल, दैट इज़ व्हाट इज़ ह्यूमन कनेक्ट। हाँ, हमको ह्यूमन से बात करना, उनसे कनेक्ट, क्योंकि हमें लगता है वो हमारी बात को बेहतर समझ पाएंगे। एग्जैक्टली। तो शायद साइकोलॉजी यहाँ काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है क्योंकि कनेक्ट बन रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो एक डिजिटल चीज़ें हैं जो कि कनेक्ट साइकोलॉजिकली नहीं बना पा रही हैं, जो ह्यूमन और ह्यूमन में बना हुआ है। बिल्कुल। साइकोलॉजी की अभी बात चली है मैम, तो आपने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से करी थी, फिर मार्केटिंग की ओर इंटरेस्ट कैसे बना आपका? देखिए, इसकी भी स्टोरी है। साइकोलॉजी जब मैंने बीए में एडमिशन लिया तो इनिशियली आई डिडंट वांट टू ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी। ओके। तो हम लोग जब करते थे तो हमारा ऑनर्स हम सेकेंड ईयर में डिसाइड करते थे। ओके। तो इनिशियली आई वांटेड टू टेक इकोनॉमिक्स एज माय ऑनर्स। अगेन उसके पीछे का रीज़न मे बी ये था कि आई वॉज नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने बताया कि आई ट्राइड फॉर मेडिकल एंट्रेंस, नहीं हुआ। सो एक थोड़ा सा फेज था जहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो बीए के लिए अप्लाई किया, बीएचयू में एंट्रेंस दिया, हो गया, और चूँकि रैंक अच्छी आई थी और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मिल गया, तो सारे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं, इकोनॉमिक्स मिला है, इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, आगे बहुत स्कोप है, इकोनॉमिक्स से करेंगे। लेकिन जब ये साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, मज़ा आने लगा। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। और मुझे लगता है शायद यही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट के लिए पढ़ा। सो उसके बाद फिर जब MBA में गए, और चूँकि हायर एजुकेशन के लिए जाना था, और ये लगा कि मैनेजमेंट इज़ एन इवॉल्विंग फील्ड, और वहाँ पे जब मार्केटिंग पढ़ा तो फिर मैंने अभी जैसे बताया कि वो चीज़ें इंटर रिलेटेड थी, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि जहाँ पे साइकोलॉजी का एप्लीकेशन है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है, कंज्यूमर बिहेवियर था, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर था, मार्केटिंग था। तो ये सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं इनका जो फाउंडेशन था वो साइकोलॉजी ही था। मतलब आपको लगा था मेरा पढ़ा हुआ यहाँ यूज हो सकता है। बिल्कुल। एंड मुझे लगा कि आई कुड जस्टिफाई द सब्जेक्ट, राइट, कि मैंने जो इंटरेस्ट है उसको मैं मार्केटिंग के साथ जस्टिफाई कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये था आपका टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। ओके मैम, आपने साइकोलॉजी और मार्केटिंग दोनों पढ़ी है और बहुत माइन्यूटली पढ़ी है, तो आपको, ऑल्दो आपने ये बातें पहले भी शेयर करी हैं, पर कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए मार्केटिंग में जब कंज्यूमर बिहेवियर को समझना होता है तो साइकोलॉजी कहाँ तक हेल्पफुल है? ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा कि बहुत सारे, क्योंकि आपने पढ़ा है, दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, पर बहुत सारे लोग, या फिर यूँ कहें कि 90% लोग साइकोलॉजी पढ़ के तो मार्केटिंग में नहीं जाते हैं कि उनको पहले से चीज़ें समझ में आ जाएं कि हाँ मैं कस्टमर के पास
जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मेरे को कैसे बिहेव करना है, या वो क्या उनका थॉट प्रोसेस चल रहा होगा। तो इस तरीके से अगर हम उस चीज़ को करें कि मार्केटिंग में साइकोलॉजी कितना हेल्पफुल है और लोगों को किस तरीके से उसको इवॉल्व करना चाहिए अपने प्रोसेस में, कि हाँ हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकें, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए स्पेशली आप कैसे इसको बताएंगे, मतलब कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, दोनों सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा है और मुझे लगता है कि आई एम स्टिल अ लर्नर ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। अभी मास्टर्स नहीं हुए हैं। सो नाइस ऑफ यू। लेकिन जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने इसको पढ़ा है, मार्केटिंग आपको आंसर देता है व्हाट एंड हाउ का, ओके। लेकिन साइकोलॉजी आंसर करता है व्हाई। हाँ। जैसे मैं इसको एक समझाऊँ आपको कि जो मार्केटर्स हैं वो कंज्यूमर्स को स्टिमुलस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 P's। मार्केटिंग में हम 4 P's कहते हैं, प्रोडक्ट, हाँ। प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके अलावा स्टिमुलस मिलता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो एनवायरनमेंट का मतलब हुआ आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है तो हमको एक स्टिमुलस का काम करता है। जैसे मान लीजिए अभी आप मोबाइल यूज़ कर रही हैं, आपके में 5G है, मे बी कल 6G आ जाएगा या सैटेलाइट आ जाएगा, तो हमको अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा ना, हम चेंज करेंगे, तो वो एक स्टिमुलस का काम करता है। और जब मार्केटर्स और एनवायरनमेंट स्टिमुलस देते हैं तो कंज्यूमर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड का मतलब हुआ वो एक बिहेवियर शो करेगा, उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना। फिर वो बिहेवियर शो करेगा कहाँ से खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है। कब मतलब अभी ऑफ सीजन में खरीदना है कि पीक सीजन में खरीदना है। कई बार बहुत से कस्टमर्स होते हैं जो फ्लैट डिस्काउंट होता है तो परचेज करते हैं ना, वो रुकते हैं कि नहीं ईयर एंड सेल लगेगी तो हम खरीदेंगे। करेक्ट। तो इन सब के बीच में आता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर आप इसको ऐसे समझिए जैसे एक कंप्यूटर होता है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है और एक प्रोसेसर होता है ना। तो मार्केटर ने जो स्टिमुलस दिया वो इनपुट का काम करेगा, कंज्यूमर ने जो खरीदा वो आउटपुट है, लेकिन बीच में प्रोसेस होता है। यस, ये इसका आंसर साइकोलॉजी के पास है। और कंज्यूमर को के माइंड को इसीलिए एक ब्लैक बॉक्स कहा गया है। तो ब्लैक बॉक्स वो डिवाइस होता है प्लेन्स में, जब प्लेन्स क्रैश होते हैं या कुछ दुर्घटना होती है तो उसको ढूंढा जाता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहती हैं। सेम is the mind of consumer, everything is recorded, conscious, subconscious, unconscious, yes, सब में मिला के। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर को कई बार खुद नहीं पता होता है कि उसने ये परचेज क्यों किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ आपने एक वाइट कलर की बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी है, वाई दिस ड्रेस, वाई नॉट समथिंग एल्स? सो देयर मे बी सम रीजंस बिहाइंड इट, नो? तो इसका आंसर देता है साइकोलॉजी। एंड दैट इज व्हाई ऐसा हो कि अच्छा लगा तो साइकोलॉजी में इसको कहते हैं लैडरिंग टेक्निक, वो और डीप जाते हैं। व्हाई अच्छा लगा? क्योंकि कई बार हम खुद को भी आंसर नहीं देते कि हमें ये क्यों अच्छा लगा। मे बी आपने ये कहा मुझे अच्छा लगा इसलिए लिया, फाइंड आउट करेंगे तो रीज़न ये भी हो सकता है कभी किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया था कि आपके पर वाइट कलर अच्छा लगता है। Maybe that is in your back of the mind when you are purchasing the product. So psychology why का आंसर देता है ना? इसीलिए हम सब की चॉइसेस अलग हैं। हमारी एज के हिसाब से चॉइसेस अलग हो जाती हैं, जेंडर के हिसाब से, इनकम, ऑक्यूपेशन, ये सारे साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हैं। जैसे इसको मैं एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको कि मान लीजिए आपका घर है और आपने अपने घर के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट अलार्म सिस्टम खरीदा। उसके पीछे कुछ नीड होगी आपकी, जाहिर सी बात है ना? तो बेसिक नीड आपकी यहाँ पे क्या होगी? सेफ्टी और सिक्योरिटी, राइट? करेक्ट। मे बी आप महंगे से महंगा भी लेंगी, देन ऑल्सो आपका पर्पस होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक लग्जरी कार खरीदती हैं, ठीक है ना, आपकी नीड दूसरी हो जाएगी। वहाँ पे सेल्फ एस्टीम, सोशल रिकॉग्निशन, प्राइड। सो ये रीजंस जो हैं, तो जो मार्केटर्स इस डायनामिक्स को समझते हैं तो वो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं।
सो डेफिनेटली साइकोलॉजी का अगर आपके पास बेस है तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं. वाह, सो ये बहुत डीप चीज आपने बताई है ना कि मतलब शायद वाकई कोई ध्यान नहीं देता होगा कि हमने अगर ये कलर चूज किया या ये प्रोडक्ट खरीदा तो क्यों खरीदा. I mean, बहुत बार ऐसा दिस होता इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. क्वाइट रिलेटेबल. और जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ एंड स्टूडेंट्स को जब बताते हैं कि मैं तो ऐसे एग्जाम्पल लेके उठाती हूँ, चलो तुम उठो, तुम बताओ तुमने ये क्यों खरीदा. मैम मुझे ये कलर पसंद है. एंड देन व्हेन वी गो डीप तो उसको रियलाइज़ होता है अरे इस कारण से खरीदा. क्योंकि आपके जो आप बताते भी हो उसको भी साइकोलॉजी में डिवाइड किया है. दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ वे यू आर एक्सप्रेसिंग. जो सोशल नॉर्म्स के हिसाब से चीज़ें हैं वो आप एक्सेप्ट करोगे, आप बोलोगे. You will never say that someone has complimented me, I want to look very good, or maybe I want to look out of the सबसे group. अलग, Yes. हाँ. You will not accept this. क्योंकि वो social acceptability उसकी नहीं है. So it is very deep. एंड व्हाट अबाउट दोस्त जो ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे को अपनी खुशी के लिए ये करना है. देखिए उसमें भी बहुत सारे theories हैं. जैसे अगर हम पर्सनालिटी की थ्योरीज में जाएंगे साइकोलॉजी में तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है. तो 5 काइंड्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट बताया गया है जिसमें एक होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, है ना. एक आपकी अपने बारे में राय होती है. दैट इज़ योर वन काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट. दूसरा होता है जहाँ पे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. तीसरा होता है ये हम ये भी सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है ना. वो भी तो मेरे बारे में राय बना रहा है. करेक्ट. देन एक आप क्या बनना चाहते हो, कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, दैट इज आइडियल सेल्फ. राइट. और 5वां होता है पोटेंशियल सेल्फ. मतलब हम और क्या क्या हो सकते हैं, है ना. तो जो आइडियल मैक्सिमम कंजम्पशन आइडियल सेल्फ में है. आई एम नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ माई हेयर, आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ शैम्पू, है ना. मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. सो एवरीथिंग लाइज बिटवीन हम क्या बनना चाहते हैं. सो इट इज़ वेरी डीप. करेक्ट. आई एग्री. नाउ आई एग्री. इट इज वेरी डीप. एक चीज़ जो अभी आपने बोली कि कई बार कस्टमर को पता नहीं होता है कि वो क्या वो जो भी प्रोडक्ट ले रहा है वो क्यों ले रहा है. बिल्कुल. तो ज़्यादातर वक्त क्या होता है वो इमोशनल ड्रिवन होता है या मतलब ज़रूरत के हिसाब से रैशनल होता है वो या इमोशनल होता है. जो भी चीज़ें वो प्रोडक्ट खरीद रहा होता है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है. देखिए बहुत से इकोनॉमिस्ट में ये कहा है कि कंज्यूमर इज़ अ रैशनल बीइंग, है ना. हम सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं. हम भी यही कहते हैं ना कि हमने ये मान लीजिए आपने सेल से भी सामान लिया तो आप ये जस्टिफाई करते हो कि इसलिए मैंने ये लिया क्योंकि अगर हम पीक सीजन में लेते तो यही चीज़ हमको मे बी ज़्यादा प्राइस में मिलती. यू जस्टिफाई योर डिसीजंस. बट अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ आवर डिसीजन इज़ इमोशनली ड्रिवन. रैशनैलिटी आती है उसको जस्टिफाई करने के लिए. दिस इज़ वॉट आई फील. अब आप ये देखिए, इसमें फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. सबसे कठिन होता है सेल करना इंश्योरेंस पॉलिसीज, है ना. एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसके पीछे देखिए रीजंस भी हैं. रीजंस क्या है कि इट इज़ एन इंश्योरेंस, है ना. तो आप अपनी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ इंश्योर कर रहे हैं. लेकिन जब हम ये पॉलिसी लेते हैं तो हम ये सोचते हैं भगवान ना करे कभी हमको इसकी ज़रूरत पड़े. हाँ, करेक्ट. हम जब लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो बैक ऑफ द माइंड कभी ये नहीं रहता कि जिनकी हम ले रहे हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, उनकी डेथ हो जाए और उसकी जो हमको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा उसका हम फ़ायदा उठाएं. दैट इज़ नेवर इन योर माइंड. करेक्ट. नेवर. तो मार्केटर देखिए इसको कैसे सेल करता है, वो स्टोरी वीव करता है ना. उसके बाद आपके जो इमोशंस हैं, इमोशंस कौन कौन से हैं? लव, प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, है ना. इसको वो
स्टोरी के फॉर्म में वीव करता है। करता है। जैसे मुझे एक बड़ा अच्छा सा ऐड याद आ रहा है, अभी आपको भी याद आ जाएगा शायद, जिसमें एक विडो लेडी रहती है और अपनी बच्ची की वो शादी करती है, तो पीछे से एक वॉइस आती है कि आपने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, है ना। LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, है ना जी। तो वो कहती कि नहीं, अच्छा काम तो शर्मा जी कर गए थे, क्योंकि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ली थी, है ना। और उनके जाने के बाद जो पैसा आया उससे मैंने बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्च उठाए। तो देखिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बताई। भाई आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आर टिपिकल, है ना। एक्चुअली हाँ, तो वो उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने हाईलाइट क्या किया? इमोशंस को। राइट। सो दैट इज व्हाई आई फील कि मोस्ट इमोशनली ड्रिवन हम होते हैं। तो मार्केटिंग में पूरा इमोशनल खेल है। बिल्कुल, एंड दैट इज व्हाई पीयर प्रेशर और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी पॉपुलर हो रही है। मतलब आपको अगर अपना कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल करना है, खेल जाइए इमोशन के साथ। देखिए, खेल जाइए इमोशन के साथ नहीं, जेन्युइनली कनेक्ट करिए अपने कंज्यूमर्स के साथ। फोमो भी तो क्रिएट कर देते हैं कई बार। यस, वो तो खेलना दैट इज हो गया आल्सो इमोशनल। वो तो खेलना हो गया ना एक फियर तरीके से। ऑफ यस लेफ्ट आउट। आपको लगता है कि कहीं मैं ना छूट जाऊं, लिमिटेड टाइम ऑफर, है ना। हाँ, वो एंड यू ऐसा परचेज व्हाई? बिकॉज आपको लगता है कि मैं ना छूट जाऊं पीछे। और कई बार ऐसा होता है कि हम शॉप पे गए, मम्मी ये सेल ना आज के लिए है, कल बिल्कुल, नहीं होगी, बिल्कुल। कल इसी सेम प्रोडक्ट का प्राइस, और खुदा ना खास्ते अगर गलती से कोई चीज उसमें पसंद आ गई, भाई साहब तब तो वो आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। पूरा बता देंगे कि कल तो इसका जस्ट डबल रेट होगा और आज। लेकिन ये एक तरीके से आई गेस शायद सही है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर प्रैक्टिकली शायद गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने खेलना वर्ड यूज किया था। हाँ, देखिए, आप शॉर्ट टर्म में इसको जीत सकते हैं, करेक्ट, बट मार्केटिंग जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग है ना। हाँ। और जैसे रिश्ते जब हम बनाते हैं किसी के साथ, उसका मूल होता है ट्रस्ट। करेक्ट। तो सेम इज द केस विथ मार्केटिंग ऑल्सो, राइट, है ना। मैं तो क्लास में इसमें बहुत डिस्कशन बच्चों से होता है और मैं उनको कहती हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक अ कनेक्ट विद द पीपल, एंड दैट कुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन यू आर ट्रू एंड व्हेन यू ट्रूली कनेक्ट विद द पीपल। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए आप किसी रेगुलर शॉपकीपर से, मे बी छोटी सी चीज़ है, आप सब्जी भी लेने जाते हो, है ना, और एक दिन उसने आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ या आपने कहा खेल गया आपके साथ, हाँ। और उसने आपको ख़राब सामान दे दिया, क्या आप दोबारा जाओगे? नहीं जाओगे ना। सो इट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म। राइट, करेक्ट। वो आप एक बार कर सकते हो, Yes. 2 बार कर सकते हो, बार नहीं हाँ, कर सकते हो। वो कस्टमर फिर आपका रिपीट नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म, इसीलिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मार्केटिंग टुडे। राइट, तो वो इवॉल्व हो रहा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, देन कंज्यूमर बिहेवियर आया, फिर हम CRM की बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप मेंटेन करना है हमको अपने कस्टमर्स पे, और रिलेशनशिप की बुनियाद ही ट्रस्ट है। करेक्ट। अभी जैसे कंज्यूमर बिहेवियर पे हम बात कर रहे हैं, तो अभी पेंडेमिक का जो टाइम था, कोविड पीरियड, इसके पहले और इसके बाद जो कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह का चेंज है? देखिए, पोस्ट पेंडेमिक बहुत सारी चीज़ें न्यू नॉर्मल हो गई है ना, हम लोग वर्ड यूज़ करने लगे, दिस इज़ न्यू नॉर्मल। डेफिनेटली बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। और अगर हम शिफ्ट की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजिटल इंक्लूजन हो गया है ना। तो डिजिटली जो रीच है इंटरनेट के माध्यम से गाँव तक पहुँच गई है। तो जो चीज़ पहले मे बी जैसे डिजिटल पेमेंट है, एक कन्वीनियंस थी, अब वो नेसेसिटी बन गई है। है ना। तो अगर आप चाहिए तो अभी आप देखिए, एक छोटा सा खोमचे वाला भी है जो गोलगप्पा बेच रहा है, वो भी UPI से पेमेंट ले रहा है। हाँ, बिल्कुल मैम। सो एक शिफ्ट आया है डिजिटल पेमेंट में, और इसने गेम चेंजर का काम किया है। इंटरनेट के पेनिट्रेशन से आपकी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है ना। और इसके कारण से अभी जो नए बिल्डर्स हैं
वो इवन अपना जो घर भी बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, उसमें ऑफिस का सेटअप दे रहे हैं एंड पीपल दे आर प्रेफरिंग इट। राइट करेक्ट। राइट। उसके अलावा जो आपकी चेयर्स वगैरह है, एर्गोनॉमिक चेयर्स एंड डेस्क आ गई हैं जो आपको एक लॉन्ग आवर्स में कंफर्ट दे बैठने की, उसकी बात होने लगी है। इसके अलावा रिमोट लर्निंग हो गई है, राइट। है ना, वर्चुअल कोलैबोरेशंस होने लगे हैं। जैसे बीइंग इन एकेडमिक्स हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम घर बैठ के भी बच्चों को पढ़ा पाएंगे, है ना। हाँ। लेकिन एक वो भी चीज़ें शिफ्ट हुई हैं। Right. और अभी इवन इन एकेडमिक्स बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स जो हैं वो हाइब्रिड मोड में हो रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, आपकी रीच बढ़ गई है। तो इट्स वेरी इजी कि आप अपने घर के प्लेस से रह के, अपने ऑफिस से रह के आप कहीं पे भी सेशंस अटेंड कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। करेक्ट। तो एक वो बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो इवन पेंडेमिक से स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए। एंड दिस हैज़ ऑल्सो चेंज अ लॉट। और इसको हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, अब ये चॉइस नहीं रह गई ना, पीपल दे आर प्रेफरिंग इट। राइट। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हैं अपनी हेल्थ चेकअप के लिए तो पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट भी जाता है ना। हाँ, पेशेंट का तो ठीक है, अटेंडेंट को अपने लिए जगह वगैरह देखनी पड़ती है। हाँ। तो इट्स वेरी इजी ना कि आपका ट्रैवल का एक्सपेंस बच रहा है, टाइम का एक्सपेंस बच रहा है। आप घर बैठे पहले कंसल्टेशन लीजिए एंड इफ़ यू फील सो, डॉक्टर एडवाइस करता है, देन यू हैव टू गो टू दैट हॉस्पिटल और है ना। wherever it is. तो एक ये बदलाव आया है। दूसरा मुझे लगता है कंज्यूमर्स के बीच में हेल्थ और वेलनेस के लिए भी बहुत चेंज आया है। और कोविड के बाद से एक हेल्थ जिसको हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लेते थे, कॉन्शियस हो गए लोग। यस, वी हैव बिकम कॉन्शियस। और यहाँ पे मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करूँगी, मेंटल हेल्थ के लिए भी लोग कॉन्शियस हो गए हैं। तो बहुत सारे वेलनेस प्रोग्राम्स और ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस चलने लगी हैं। और तीसरा मुझे लगेगा कि कंजम्पशन पैटर्न आई थिंक हैज़ बिकम मोर कॉन्शियस। पीपल दे हैव बिकम कॉन्शियस एज व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। तो वो प्रेफर कर रहे हैं हेल्दी प्रोडक्ट्स को, करेक्ट। वो प्रेफर कर रहे हैं सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। और यहाँ तक आप ये देखिए कि विदाउट मेडिकल रीजंस या मेडिकल एडवाइस, अभी देखिए बहुत चलन हो गया शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, whether you need it or not need it, you are purchasing it. Why? Because क्योंकि आपको ये लग रहा है this is good for health. करेक्ट। हाँ। So ये shift आया है, मेजर shifts हैं। अच्छे हैं या बुरे हैं? Definitely अच्छे हैं। I am a very positive person, तो मैं हर चीज़ को बहुत उस तरीके से, definitely it is a good thing. क्योंकि कई बार लोगों ने ऐसा भी बोला है कि कोविड के बाद से ना सबका मतलब एक दूसरे को लेकर के जो एक इमोशन और एम्पैथी या जो भी बोल लीजिए ना, वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। मतलब अब सब कुछ लोग दूर से ही करना चाहते हैं। तो मैंने कुछ लोगों के रिएक्शंस ये देखे हैं। नहीं देखिए, ह्यूमन बिहेवियर, अब इसमें देखिए जो आप बात कर रहे हैं दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजी। टुडे वी आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, है ना। जो आप बात करें, हमारा कनेक्ट कम हो रहा है। इवन हम दिन भर वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं और रियल के फ्रेंड्स कम है, रियल के रिश्ते कम हैं। घर बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, एवरीवन इज बिजी इन देयर मोबाइल। सो यू आर बिजी बट बिजी विदाउट वर्क, है ना। तो मुझे ये लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें टेम करना है, उसको टेक्नोलॉजी हमें नहीं करे। जैसे आपने हम सब ने एक साइंस का ऐसे स्कूल में लिखा होगा, साइंस अभिशाप या वरदान, कॉमन टॉपिक। करेक्ट। सो दिस इज ऑल विजडम। यू हैव टू सी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको चूज करना है, आप उसको वरदान बनाते हैं या अभिशाप। बिल्कुल राइट। डॉक्टर बनना चाहती थी आप, और फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर का होने की वजह से, तो अभी भी आप डॉक्टर प्रीति सिंह हैं जी। मतलब आपने पीएचडी किया है। बिल्कुल। तो अभी साइकोलॉजी, मार्केटिंग एंड फिर पीएचडी, तो ये पीएचडी की तरफ से फिर आपका रुझान कहाँ गया? वो डॉक्टर के लिए या उसके पीछे और कोई स्टोरी है? और पीएचडी करना आई गेस टेक्स टाइम,
और लॉट ऑफ डेडिकेशन। तो आपका जो भी इन्वॉल्वमेंट रहा या आपके स्ट्रगल फेजेस कुछ हुए हों उसमें कि हाँ अब इतना तो कर लिया, आई गेस मार्केटिंग वगैरह आपने पढ़ाना शुरू कर दिया होगा जब आपने पीएचडी किया जी बिल्कुल। तो पढ़ाना प्लस अपना एकेडमिक्स भी आगे बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करना आपके लिए मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना इजी था? देखिए, पहले मैं इसका जवाब दूंगी कि डॉक्टर क्यों बनना। तो मैंने आपको बताया कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, है ना। और ये डॉक्टर बनने का सपना मेरे पापा ने मुझे दिखाया था। इवन जब मैंने पीएचडी अपनी सबमिट की तो मैंने उन्हीं को डेडिकेट किया था। ही वॉज नो मोर व्हेन आई कंप्लीटेड माई पीएचडी कि टू द पर्सन हु वांट्स टू सी मी एज डॉक्टर प्रीति। सो आई डेडिकेटेड हिम दिस टू हिम। और तो पीएचडी तो करना ही करना था, है ना। और मेरी मदर शी इज़ ऑल्सो अ पीएचडी, तो वो तो करना ही करना था हायर एजुकेशन का। और रही जहाँ सफ़र की बात, जर्नी की बात आपने पूछी, आप किसी से भी पूछोगे ना तो वो यही कहेंगे इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ऑफ कोर्स नॉट। इट इज़ डिफ़िकल्ट। और वैसे मेरे लिए भी था। और मेरे लिए डिफ़िकल्ट, जैसे आपने कहा एकेडमिक चैलेंज, इट वाज नॉट एन एकेडमिक चैलेंज मैं कहूँगी। मेरे लिए अगर कहें तो इट वाज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंट एवरेस्ट विथ सो मेनी थिंग्स साइड बाय साइड। क्योंकि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था और पढ़ाने के बाद 4 साल मैंने पढ़ाया एंड देन आई गॉट मैरिड। ओके और शादी के 1 साल के बाद आई एनरोल्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ओके। और अभी पीएचडी इनरोल्ड हुए थे, विद इन फ्यू मंथ्स आई गॉट प्रेग्नेंट। तो अभी आई वॉज एडजस्टिंग विद द कल्चरल एनवायरनमेंट एट द होम, है ना। Correct. उसी से एडजस्ट कर ही रहे थे कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो वो मदरहुड वाला भी बॉडीली चेंजेस और Correct. वो भी वो करना था, एडजस्ट करना था। और इसके साथ साथ मैंने एक संकल्प और लिया था कि अपनी पीएचडी सबमिट करने के पहले आई विल क्लियर यूजीसी नेट एग्जाम। ओह सो एक वो दिमाग में था। थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ती गईं। फिर ये हुआ कि जैसे बेबी जब हुआ फिर ये लगा कि नहीं, इसको स्कूल भेजना है, उसके पहले पीएचडी कर लेनी है। तो मतलब पीएचडी तो करनी है, साथ साथ और भी चीज़ें हैं और भी चीज़ें आ गई। नेट भी क्लियर करना है, घर के एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट करना है, अच्छे से करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, यस। और तो नो डाउट चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था। बहुत सारी स्लीपलेस नाइट थी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी सफ़र में निकलते हैं तो ईश्वर बहुत लोगों को आपके साथ आपकी मदद करने के लिए भेज देता है। True. तो देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले माई हस्बैंड, ही वॉज लाइक अ सॉलिड रॉक स्टैंडिंग, करो मैं देख लूँगा, है ना। तो कई बार ऐसे मोमेंट्स आते थे कि मेरा सिटिंग चल रहा है एंड आई एम राइटिंग समथिंग, तो ही यूज्ड टू स्टे, अच्छा तुम्हारा लिखने का काम है ना, एक बार ख़त्म हो जाएगा देन गिव मी अ कॉल, तब तक मैं मम्मी के पास बैठ जाऊँगा एंड देन आई विल कम। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। देन माई फादर इन लॉ, ही सपोर्टेड मी अ लॉट कि नहीं करना है एंड अच्छे से करना है। तो ही मेक श्योर कि मतलब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ कम हो जाए, है ना। तो ही वॉज सो कंसिडरेट फॉर दैट। देन मेरे गाइड थे, प्रोफेसर हैं, मतलब प्रोफेसर के अग्रवाल। तो सर ने बहुत सपोर्ट किया, बल्कि मैं उनसे कहती सर मुझे टाइम में करना है, तो वो कहते थे क्यों तुम जल्दी जल्दी कर रही हो जाएगा। और हम उनको ये बता नहीं पाते कि सर मैंने इतनी सारी चीज़ सोच रखी है और टाइम फ्रेम दे रखा है कि मुझे ये कंप्लीट करना है। करेक्ट। और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती थी, लाइक क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट ही वॉज सपोर्टिव। राइट। और वैसे मैंने अभी बताया कि मेरी मदर शी वॉज ऑल्सो पीएचडी, तो पारिवारिक जिम्मेदारी कारण उन्होंने कभी जॉब नहीं किया। ओके। तो शी वॉज ऑलवेज देयर कि नहीं हो जाएगा, करो, करना है। और एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का मुस्कुराता चेहरा, सो नाइस। तो सारी चीज़ें फिर हो जाती थी। और जो टाइम फ्रेम मैंने लिया था उस टाइम में पीएचडी हो गई, वाओ। नेट क्लियर हो गया एंड देन उसके बाद फिर मेरा बेटा प्ले ग्रुप गया। मतलब टाइम फ्रेम भी हो गया और टाइम काम फ्रेम भी हो गया। हाँ, बट इट वाज डिफिकल्ट। शायद मैंने जो टाइम फ्रेम दिया था ना, इसके लिए थोड़ा सा सफ़र कठिन हो गया। या शायद वही आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल हुआ। बिल्कुल।
क्योंकि अगर आप टाइम फ्रेम नहीं देते और जैसे कि हो जाएगा, तो ये शायद होने में कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है। और बिल्कुल, पता चलता है एक टाइम के बाद होता है एक टाइम के बाद इंसान ड्रॉप कर देता है। बहुत से ऐसे मोमेंट्स आए, बहुत सारे और ऐसे आप विश्वास करिए, मुझे लोगों ने बाद में कहा कि आपने बड़ा सही समय पे कर लिया। तो कई लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था, तो अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन वो जर्नी मुश्किल थी, वो जो काफी उसको मुश्किल झेल थी। गया हाँ, वो कर गया। आज जो जैसे फास्ट वर्ल्ड है, हर दिन एक कुछ नया टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं और इवोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, इवॉल्विंग वर्ल्ड है, तो उसमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है? एंड इसके साथ जब हमने डिसाइड कर लिया, मान लो, एक तो आप ये थोड़ा सा बताएं कि कैसे डिसाइड करें इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो व्हाट आर द स्टेप्स वी फॉलो, कि हाँ ये है, पहले ये करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड देन जो हमारा होगा उसको अगर आप देखिए, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, तो जब भी रिसर्च टॉपिक्स की बात होती है तो मेरा इंक्लिनेशन एक सॉफ्ट कॉर्नर हेल्थ केयर इंडस्ट्री के प्रति है। मेरी पीएचडी भी हेल्थ केयर में है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि उस इंडस्ट्री में क्या है अभी, क्या नया है, एंड व्हाट नेक्स्ट, मतलब व्हाट इज़ न्यू एंड व्हाट्स नेक्स्ट इज़ कमिंग। उसके बाद फिर हम डोमेन को चुनते हैं। तो डोमेन में मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग है, कंज्यूमर बिहेवियर है, साइकोलॉजी है, एंड रिसेंटली अभी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो आप पहले आप इंडस्ट्री डिसाइड कर सकते हो, देन यू कैन कम इट टू योर डोमेन। तो इसको हम कहते हैं फनल के तौर पे, पहले ब्रॉड एंड देन यू नैरो डाउन। जैसे अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर की बात भी करूं, तो कंज्यूमर बिहेवियर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में हम परसेप्शन की बात करें, तो परसेप्शन में हम किस कंस्ट्रक्ट में काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू नैरो डाउन। तो पहले तो आपने अपना एक एरिया चुना, उसके बाद फिर आप डोमेन में आके उसको और नैरो डाउन करते हैं, है ना। और इसके लिए जो मेरा तरीका है, इट इज़ नॉट, इनिशियली क्या होता है जब आप रिसर्च करते हैं तो आप गैप फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे पुराना काम हुआ है और कहाँ पे कमी है, जिसको हम लिटरेचर गैप कहते हैं। करेक्ट। तो आप उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं थ्रू रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो पुराना जो भी काम है उसको आप पढ़ते हैं, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज़ द गैप जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेरा प्रयास क्या रहता है, गैप के साथ साथ क्या नया है और क्या आने वाला है, राइट, है ना। क्योंकि अभी आपने कहा कि बहुत सारे एडवांसमेंट चेंजेस हो रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अभी कुछ कर रहे थे हेल्थ केयर में, एआई आ गया है ना। तो उस पर बहुत सारी चीज़ें, अब एआई भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके भी बहुत सारे सब थीम्स हैं। तो यू कैन चूज़ वन टॉपिक। और जहाँ तक रिसर्च की बात है, तो बड़ी आम शब्दों में मैं बताऊं कि रिसर्च जब आप करते हैं तो आप प्राइमरी डेटा पे कर सकते हैं या फिर सेकेंडरी डेटा पे, है ना। तो प्राइमरी डेटा इज़ फर्स्ट हैंड डेटा, राइट। तो आप क्वेश्चनर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू आप डेटा इकट्ठा करते हैं, देन यू एनालाइज, करेक्ट। एंड सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी जो काम हुआ है उस पर भी हम देख सकते हैं, वो सारा डेटा लेके हम उस पे, कि उसमें कहाँ पे गैप है, क्या नया है, यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट, राइट। और इसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं भी करती हूँ, कि इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स हैं आप उसको देखते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो टॉप रिसर्चर्स हैं आपकी फील्ड में, आपके डोमेन में, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वो नया क्या कर रहे हैं, उससे आपको आइडिया लगता है कि ये चीज़ कैसे इवॉल्व हो रही है ना। और इसके अलावा जब आप सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आपको इंसाइट्स मिलते हैं। करेक्ट। सो दिस इज़ हाउ यू डू द रिसर्च। और अभी तो बहुत सारा काम आ रहा है, बहुत सारे आपके टूल्स आ गए हैं जो आपके एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करने में आपकी मदद करते हैं, बोथ क्वांटिटेटिव डेटा एंड बोथ क्वालिटेटिव डेटा।
तो इट इज़ अ वेरी डिस्क्रिप्टिव फील्ड, आई विल से। इसमें तो ऐसा भी होता होगा मैम कि एआई अगर जैसे कि आपने हेल्थ केयर वाले में बताया कि उसमें एआई भी आ गया है, तो टूल्स भी आ गए हैं, टूल्स भी एआई से बेस्ड हैं, बिल्कुल। और एआई आपके एक किसी फील्ड में है जो कि नई नई चीज़ों को लेके आ रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे आयरनी टाइप का नहीं हो गया कि टूल्स से टूल्स के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, एआई से एआई के बारे में रिसर्च कर रहे हैं? देखिए, जो आप जिस एआई टूल्स की आप बात कर रही हैं, तो बेसिकली हम उसको एज अ सपोर्ट ले रहे हैं, राइट। है ना? हाँ। हर एक का अलग अलग है। जैसे मान लीजिए एआई इन हेल्थ केयर की आप बात कर रहे हैं, तो रोबोटिक्स है जैसे, है ना? फिर आपकी बहुत सारी सर्जरीज जो हैं रोबोट्स की सहायता से हो रही हैं, और मतलब इट इज़ अ वेरी वाइड फील्ड। और जो अभी आपने बात की कि एआई जो है, तो देखिए ये सारे जो टूल्स हैं वो मार्केटर्स को सपोर्ट करते हैं, इवन रिसर्चर्स के सपोर्ट के लिए भी टूल्स हैं। ओके। सो डेफिनेटली ये टूल्स जो हैं वो आपकी रिसर्च को इन्हांस करने में मदद करते हैं, बट यू कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन दीज टूल्स, हाँ। है ना? तो वो डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली आपकी ही होनी है, ये सिर्फ सपोर्ट का काम बुद्धि करेंगे। विवेक लगाना ही है। बिल्कुल, उसके बिना तो काम नहीं चल रहा है। वो जब आपने लगाना छोड़ दिया तो फिर तो रिप्लेस करेगा ही करेगा एआई आपको। करेक्ट। मतलब एआई को भी बुद्धि विवेक की जरूरत है। बिल्कुल भाई, बुद्धि विवेक तो उसको हम ही दे रहे हैं ना, हाँ, प्रॉम्प्ट भी तो हम ही देते हम हैं। ही दे रहे हैं prompt। बिल्कुल। मैम एक टर्म है ड्रॉप शिपिंग और एआई पावर्ड मार्केटिंग। तो ये टर्म आजकल ज़्यादा सुनने में आ रहा है, इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगी तो। ड्रॉप शिपिंग और एआई पावर्ड मार्केटिंग। ठीक है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग बहुत पॉपुलर हो गया है, और इसको आप अगर आप ऐसे समझें, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप मिडिलमैन की भूमिका में हैं। ओके। ठीक है ना? तो ड्रॉप शिपिंग में आप समझिए कि एक दुकान है, लेकिन आपके पास कोई इन्वेंट्री और स्टॉक नहीं है। ओके। ठीक है? तो आपने अपने जो भी प्रोडक्ट सेल करना है उसको आपने अपने वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू लिस्ट किया। ठीक है? कंज्यूमर्स ने उस प्राइस पे जो भी आपने लिस्ट किया है उन्होंने ऑर्डर किया। आपने वो ऑर्डर सप्लायर को ट्रांसफ़र कर दिया, सप्लायर ने उसको कस्टमर तक पहुंचा दिया। तो आपने सिर्फ भूमिका निभाई मिडिलमैन की, करेक्ट। है ना? और जो बीच का जो प्रॉफिट है वो आपको मिला। करेक्ट। सो आपको इन्वेंट्री भी नहीं मेंटेन करना है ना? और आपका बिजनेस भी हो रहा है। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में यू कैन स्टार्ट दिस, सो इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। आई गेस इसमें तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। नहीं, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कि आपको एक सेटअप करना है, बस। एंड देन कस्टमर को जो ट्रैफिक है उसको अपनी तरफ लेके आना है। यस लेके आना है। और एआई पावर्ड मार्केटिंग, एआई के टूल्स की सहायता से जो कंटेंट क्रिएशन हो रहा है उसमें बहुत मदद कर रहा है एआई। तो एआई ने मार्केटिंग को स्केलेबिलिटी दिया है, क्योंकि बिग डेटा पे काम हो रहा है और उतना सारे डेटा की एनालिसिस करना ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जो मैसेज जनरेट हो रहा है, तो ऑटोमेटेड मैसेज जनरेशन में मदद कर रहा है एआई। करेक्ट। पर्सनलाइज्ड मैसेजेस हो गए हैं, जैसे स्टारबक्स है ना? तो स्टारबक्स का अगर आपके पास ऐप है तो वो आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन भी देता है। हाँ। कि आज दोपहर में आप अगर कॉफ़ी ये वाली लेते हैं यू विल गेट दिस मच % ऑफ। राइट। तो वो भी एआई की मदद से हुआ है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ एआई में है कि डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद कर रहा है। तो मान लीजिए मेरा कोई नया प्रोडक्ट है, हमने लॉन्च किया है, और हमको ये देखना है कि लोगों का रुझान कैसा है, मतलब कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ, है ना? तो हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उससे डेटा को स्क्रैप करके सेंटिमेंट की एनालिसिस भी कर सकते हैं, है ना? और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इलेक्शन के पहले होता है, वोटर्स का सेंटिमेंट जानने के लिए। और इसके अलावा चैटबॉट्स हैं, करेक्ट, है ना? और 24/7 अवेलेबल हैं आपके लिए। और वॉइस असिस्टेंट्स हैं, सीरी है, एलेक्सा है, राइट, है ना? आपका गूगल असिस्टेंट है। और इसमें तो बड़ा अच्छा है कि आई हैव सीन पीपल
कि जो बहुत गांव से बिलोंग करते हैं उनको लिखना नहीं आता है, तो लेकिन वो यूट्यूब में अपनी भाषा में बोल देते हैं हाँ माइक कि पे टैप करके वो बोल हाँ देते उनको हैं। ये हाँ बोलना आता है, एंड वो आपको इतने ऑप्शंस दे देता है करेक्ट। ना। तो एआई पावर्ड मार्केटिंग से एक स्केलेबिलिटी मिल गई है। मैम ये जो अभी आपने बताया, हाँ एक्चुअली आई अप्रिशिएट कि जो एआई पावर मार्केटिंग है उससे जो स्केल हमने किया है इंडस्ट्री को, वो है। लेकिन अभी जो आपने जैसे कि ये बोला कि वो बोल लेते हैं और अपने पसंद की चीज़ें निकाल लेते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है कई बार। फ़ोन रखा है, हम कुछ बात कर रहे हैं, फ़ोन अपने आप ना हमें पूरी दुनिया की खबर उसमें से दे देगा हमारी बात से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये थ्रेट है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं शायद फोन हमारी बातें सुन रहा है। I mean, बिल्कुल अगर हम ऐसे बोले कि लोग, पहले एक मुहावरा होता था दीवारों के भी कान होते हैं, दीवार का तो पता नहीं पर फोन का कान जरूर है, कि फोन हमारी बातें सुन रहा है। और हमने आज आप मैंने फर्ज करिए आपसे बोला कि मेरे को किसी भी पर्टिकुलर XYZ ब्रांड का ये लेना है, मेरे को या तो शूज़ ही लेने हैं, ऐसे ही बोल दिया शूज़ लेने या कुछ भी, अगले ही पल वो दिखाने लगेगा हाँ आपको। उसके बिल्कुल एड्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या अलग अलग जगहों पे वो मेरे सामने फ्लैश करने बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल। तो इजंट इट थोड़ा सा थ्रेट? देखिए बिल्कुल, एआई जो है आपके, अगर मैं भाषा में, लेमन भाषा में कहूँ, आपके बेडरूम तक घुस गया है। करेक्ट। अब ये आपकी विजडम है, आपकी समझ है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करें, है ना। और अभी देखिए एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड चला था, गिबली ट्रेंड, हाँ हाँ है ना। और लोगों ने जम के यूज किया। जम के यूज़ किया, बेहिसाब यूज़ किया। राइट। मैं बच्चों को क्लास में बोलती हूँ, हर एक प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं है। हाँ मार्केटर का काम है उसको सेल करना, वो राइट उनके लिए जिनको उसकी ज़रूरत है। करेक्ट। हाँ करेक्ट। हाँ अब आपको ये देखना है वेदर यू नीड इट और और नॉट। नॉट, यू हैव टू यूज़ योर विजडम। राइट उनका काम है, वो आपकी जो वॉइस से आपकी जो भी कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, तो वो उसकी एनालिसिस कर रहा है, कर रहे हैं। हाँ एंड अकॉर्डिंगली वो आपको, एआई को वैसे डेवलप किया गया है, अकॉर्डिंगली वो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। सजेस्ट करता है। करेक्ट। ठीक है ना, दैट इज द वर्क ऑफ एआई। बट आपका यहाँ पे काम क्या है? बुद्धि विवेक का इस्तेमाल बिल्कुल करना। बिल्कुल। एंड दैट इज़ वन थिंग विच आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट, कि ये आपको समझना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। उनका काम है आपके जो कॉन्वर्सेशंस हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसको टैप करके अकॉर्डिंगली वो आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बताते हैं। नाउ इट इज़ योर चॉइस कि आप क्या लेते हैं। क्या लेते हो। चीज़ें तो बहुत सारी आएंगी पर आप अगेन यहाँ लेते पे क्या देखिए साइकोलॉजी प्ले कर रही है। एक बहुत अच्छी बुक है डेनियल कैनमैन की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो। ओके। उसमें उन्होंने इसी चीज़ के बारे में बात की है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इसको हम मार्केटिंग से जोड़ें, तो मार्केटर को ये बात पता है और वो चाहता है कि आप तुरंत डिसीजंस लें, हाँ क्योंकि तब आप इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे। करेक्ट। अब आप सोचेंगे का आपको वो वक्त नहीं देना नहीं, चाहता। तभी तो वो आपके लिए, जो आपने कहा फोमो, हाँ फियर, राइट। तो आपको लगता है कहीं मैं ना छूट जाऊं, लिमिटेड टाइम ऑफर है ना। फिर एक ऑप्शन आ गया है बाय नाउ पे लेटर, हाँ ये सबसे मुसीबत है। आप खरीद लीजिए, पेमेंट तो आप ही को करनी है। वो तो ये तो इंसान आपको समझता समझना नहीं है ना हाँ, कि पैसा आपकी जेब से जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, पर जाएगा जरूर। जाएगा जरूर। और अभी की जो जनरेशन है, बेसिकली दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन एक्सपीरियंसेस। तो एक ये कंज्यूमर बिहेवियर में ये भी पैटर्न चेंज हुआ है। क्योंकि आपने बोला तो मेरे दिमाग में ये बात है कि बिल्कुल। वो हम कई दफा करते हैं ये चीज कि भाई मत बोला करो या तो नेट ऑफ रखा करो, नेट ऑफ रखा करो। तो ये हो जाता है। बीइंग professor, not marketing, nothing at all, being a researcher, being a professor, आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा किस एरिया में अपॉर्चुनिटीज हैं? इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एकेडमिक, बिजनेस भी, फेज वाइज, यू कैन टेल मी, यू कैन टेल मी कि फेज वाइज कैसे है, मतलब। देखिए अगर इंडिया की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है
कि इंडिया इस वक्त एक बहुत ही वाइब्रेटिंग मार्केट प्लेस बन चुका है और पूरी दुनिया की निगाह इंडिया पे है करेक्ट। है ना। और जो गवर्नमेंट की अभी जो स्कीम्स चल रही हैं, जैसे मेक इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, उससे मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला करेक्ट। हाँ है ना। हाँ और इस बूस्ट के कारण जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सिमिलरली मार्केट एवेन्यूज भी बढ़ रहे बढ़ हैं, रहे है ना। हैं। हाँ हाँ और चाहे वोकल फॉर लोकल को लिवरेज करना हो या इंटरनेशनल मार्केट में अपने इंडियन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करना ब्रांडिंग हो, करनी हो। है ना, हाँ इसका स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके अलावा जो मैंने अभी हम लोग ने पहले भी बात की थी, डिजिटल पेनिट्रेशन हो गया है ऑलमोस्ट रूरल एरियाज में भी। बिल्कुल। हम इंटरनेट के पहुंच के कारण हम डिजिटली एक्टिव हो गए हैं और इस कारण से जो एक नेसेसिटी कन्वीनियंस था वो अब नेसेसिटी हो गया है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बिकम यूज टू यूजिंग डिजिटल टूल्स, डिजिटल टूल्स। और जिसके कारण से अगेन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं, राइट। है ना। और जब डिजिटल की मैं बात करूँगी, उसके कारण साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की भी एक एक ऐसा सेक्टर के रूप में इमर्ज होके आ रहा है, क्योंकि एवरी कॉइन हैज़ टू नो हाँ हाँ, बिल्कुल साइड्स। बिल्कुल। तो जहाँ पे अगर हम उसके एडवांसमेंट की बात करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी बहुत तेज़ी से उभर के आ रहा जो है। सेल कभी सोया हुआ था वो एक्टिव हो चुका बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए अभी आप फ़ोन में बात करते हैं तो आपको आवाज़ आती है, डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट हाँ सारे के बारे में हाँ जानकारी दी जा रही है। और तीसरा मुझे लगता है, जो कि गवर्नमेंट का भी फोकस है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इसमें भी बहुत स्कोप है, दैट इज़ एनर्जी के फील्ड में। रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है। तो सोलर पैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ईवीज, करेक्ट। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में, बिल्कुल। हाँ। डिफेंस में अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये भी समझ में आ रहा है कि मतलब आपका डिफेंस में भी वो भी गवर्नमेंट मजबूत हो प्रयास रहा कर है। रही है राइट। कि हाँ। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है बहुत हद तक, और भी चीज़ों पे काम हो काम रहा हो है। रहा है। तो आई थिंक देयर इज़ इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल दीज सेक्टर्स। मतलब इंडिया बहुत वर्सेटाइल तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वर्सेटाइल। अभी तो देखिए एकेडमिक्स में भी गवर्नमेंट का है कि बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में आ रही हैं। तो यस, हर एक प्लेटफॉर्म में या हर एक फील्ड में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इंडिया, भारत, जो हमारा देश है, इसके लिए हमेशा से कहा जाता था कि यहाँ विविधता में एकता है। हमेशा से कहा गया है। तो पहले ये विविधता कल्चरल थी और अब ये विविधता न केवल कल्चरल है बल्कि अपॉर्चुनिटी वाइज या डिफरेंट फील्ड्स में भी ये विविधता है, पर स्टिल द होल कंट्री इज एट वन प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब शायद कल्चर से साइंस, टेक्नोलॉजी, स्टडीज सब एक साथ कनेक्ट होकर के अब वाकई इंडिया बहुत वर्सेटाइल तरीके से आगे बढ़ बिल्कुल, रहा हर है। एक सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज होके आ रही हैं। राइट। मार्केटिंग के बारे में कोई एक ऐसा मिथ जो लोगों में है और आप चाहेंगी कि वो ना हो? देखिए इस चीज़ में भी मैं क्लास में अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ और उनको ये मैं बताती हूँ कि मार्केटिंग, जो आपने कहा मिथ, एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि मार्केटिंग इज़ अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट एडवर्टाइजिंग, इट इज़ मैनिपुलेटिव। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मार्केटिंग इज़ मच मोर देन दैट। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जब हम डेफिनेशन की बात करें तो ये Correct, शुरू ही होता है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स से है ना। अगर आपको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम आपको फोर्सफुली नहीं दे सकते, नहीं दे है ना। सकते हैं। हाँ। आपके मुझे पेन पॉइंट्स को समझना है और फिर उन सॉल्यूशंस को जेन्युइनली प्रोवाइड करना है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, आपको एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड करना है। करेक्ट। लॉन्ग टर्म रिलेशंस बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। बिल्कुल। और इसके लिए मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा बेथ मुझे यही लगता है कि लोग उसको सोचते हैं कि इट इज़ सेलिंग। ओके। सो इट इज़ नॉट सेलिंग, दे आर पार्ट ऑफ द बिगर वर्ड
जो है स्मॉल मार्केटिंग, पार्ट ऑफ यस, स्मॉल पजल्स के एक दो वो है, पूरी पजल जो नहीं नहीं है। है। एडवर्टाइजिंग एक पार्ट है, एक मार्केटिंग का मतलब आप जो भी आपने कहा एडवर्टाइजिंग और मैंने कहा सेलिंग, दीज आर जस्ट पार्ट ऑफ द पजल। राइट। सो मार्केटिंग इज मच मोर देन दैट। अगर आप आज से कुछ साल पीछे चली जाएं और आप अपने उस यंगर फेज में पहुंच के वापस जाके वहाँ टाइम ट्रेवल कर लीजिए, थोड़ा पीछे चले जाइए एंड उस यंगर फेज में जाके आप वापस से अपने पुराने जब वो डॉक्टर प्रीति नहीं थी उनसे मिलती हैं, तो आप क्या गाइड करेंगे उनको, कैसे मतलब वहाँ से आगे बढ़ने के लिए क्या गाइडेंस देंगी ऑन द बेसिस कि आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए आगे बढ़ के? बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन मैं कहूँगी, क्योंकि इस बारे में मैंने स्वयं भी बहुत सोचा है ना। साइकोलॉजी बैकग्राउंड और इंट्रोस्पेक्शन चलता रहता है कुछ कुछ। तो अगर मैं आप मुझसे पूछेंगी कि यंगर वर्जन ऑफ प्रीति को मैं क्या कहना चाहूँगी, तो मैं यही कहूँगी कि इन्जॉय द प्रोसेस, इम्ब्रेस द जर्नी, और जो जब होना होगा वो होगा। और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि शुरू से आई वॉज अ गो गेटर काइंड ऑफ गर्ल। गोल सेट किया, मेहनत की और अचीव कर लिया, है ना। और इस प्रक्रिया में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, ये सही था उस फेज में और अभी भी सही है, लोग वैसे करते हैं। लेकिन मुझे लगता था ये गोल पा लेंगे तो चीज़ें सॉल्व तो हो चीज़ें जाएंगी। सॉर्ट आउट हो जाएंगी एंड दिस इज। लेकिन अभी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ कि आज मैं जो भी हूँ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ जो मैंने गोल्स अचीव किए, करेक्ट। है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट जर्नी। उस जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा, गलतियाँ हुई, चैलेंजेस आए, और हर एक चैलेंज ने आपको कुछ नया सिखाया, सिखाया। और आप आज जो भी हैं उसके कारण है। करेक्ट। तो मुझे लगता है उस वक्त अगर मुझे इतनी समझ होती तो आई वुड हैव इंजॉयड द प्रोसेस, राइट। है ना। क्योंकि मन में डर होता है, होगा कि नहीं होगा। करेक्ट। करेक्ट। फिर एक टाइमलाइन, इतने देर में मैंने करना बताया है। पीएचडी की जर्नी मैंने मेरे को टाइमलाइन यहाँ सेट किया टाइमलाइन था, सेट कर दिया है ना। अब मुझे रियलाइज होता है कि, और मैं यही कहूँगी कि डोंट सेट अ टाइमलाइन, क्योंकि जब आप टाइमलाइन सेट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। सबकी अपनी टाइमलाइन है ना। एंड व्हेन यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन एल्सेस टाइमलाइन, तो आप अपने को छोटा कर रहे हो, पॉइंट है ना। तो इट्स बेटर, जो होना होगा वो होगा, गोल सेट करिए, जर्नी को एंजॉय करिए। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही है मैम आपने, लिटरली बहुत खूबसूरत बात कही है ये आपने। एंड एक चीज़ इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी आपके इस स्टेटमेंट में। ऐड नहीं करना है, मतलब मेरे को आपसे जानना है, आपने अपने आप को एक टाइम फ्रेम दिया कि मेरे को इस टाइमलाइन में ये काम कर लेना है। इसी तरीके से आपने टाइम एंड अगेन अपने लाइफ में अपने आप को एक टाइम दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस चक्कर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें जो आप वाकई करना चाहती हैं दिल से, मतलब यू आर डाइंग टू डू दैट, वो आपने नहीं की होंगी। हाँ, शायद, बिल्कुल आई बिल्कुल। मीन आई एम सेइंग शायद, क्योंकि ये होता है अमूमन। बीइंग अ स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ साइकोलॉजी एंड, मतलब मार्केटिंग तो ठीक है, पर साइकोलॉजी जो आपने पढ़ी और आज जो आप बच्चों को पढ़ा रही हैं तो उसका यूज़ जब करती हैं, आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ के हिसाब से वो कितना सही था? डेफिनेटली इट वाज नॉट गुड, बिल्कुल सही नहीं था। क्योंकि देखिए, साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूरी होता है ना। क्योंकि पीक परफॉर्मेंस में आप तभी जाते हैं जब थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल स्ट्रेस्ड होता होते है हैं, ना। हाँ। दैट इज़ ओके, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि उस जर्नी में आई वॉज ऑलवेज इन अ स्ट्रेस मोड, क्योंकि मुझे बैक ऑफ द माइंड था कि थोड़ा सा स्ट्रेस तो चलता है ना, और कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करनी होती हैं। ये हमारे अंदर डाला जाता है। यस, दैट वाज अ बिलीफ सिस्टम राइट। जो बचपन से इनग्रेन था, कुछ पाना है तो कुछ खोना है। आज मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
ज़रूरी नहीं कि आप पाने के लिए कुछ खोएं, हर बार खोना जरूरी नहीं खोना है। ज़रूरी नहीं है, करेक्ट। है ना? तो एक ये समझ अगर उस वक्त होती, राइट। तो मुझे लगता मैं अपने आप को यही समझाती कि यू शुड हैव एन्जॉयड द प्रोसेस। वो पल फिर दोबारा नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं एंड यू आएगा। विल नॉट नेवर बी एबल टू गो टू दैट फेज कि उस बिल्कुल, चीज को बिल्कुल। एंजॉय करो। या फिर शायद आज आज जब आप एक टीचर भी हैं, और टीचर्स जब होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी भी, मैंने आपको बताया मेरी मम्मी प्रिंसिपल रही हैं, तो वो एक ना दायरा हो जाता है उनका। स्टूडेंट्स, मेरा अपना एक ओहदा जो डेजिग्नेशन है मेरा, वो बिल्कुल, उन सब चीज़ों को कैरी करके एक एक बैगेज के साथ आप बैगेज के चलते साथ हैं। आप चलते बिल्कुल, रहते हो। बिल्कुल। फिर ना आप उस स्टेट में आते हो कि आज आप करना भी चाहो ना नहीं कर तो पाते हो। नहीं कर पाते हो, जस्ट फॉर द सेक कि आपने जो वो फेजेस बताए थे ना, कि हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए लोग क्या सोचते हैं, और Correct. लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस फेज में चले जाता है इंसान, थर्ड वाले फेज में, लास्ट वाले में, कि लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचने लगते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं ऑनेस्टली, मैं कुछ कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स यूज करती हूँ कि लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर मैं सोचूं तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए मैंने ये बात कही है ना, एक्चुअली। जो कहते हैं कि वो 4 लोग, पता ही नहीं वो पता ही 4 नहीं वो लोग चार कौन लोग हैं है। भाई। तो हाँ, इसीलिए मैंने ये पूछा कि कई बार ये चीजें होती है, प्रेशर के चक्कर में इंसान बहुत कुछ छोड़ जाता है एंड रिग्रेट रह जाता है आई गेस उसके बिल्कुल। बाद। और इसीलिए मैंने कहा ना, इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। हाँ। एंड वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। तो आज की डेट में मैं यही कहती हूँ, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। वी ऑल आर वर्क है इन ना? प्रोग्रेस। गुड। बस उतना ही। दिस इज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। एक्चुअली पंचलाइन नहीं है, वी ऑल आर वर्क इन वर्क। प्रोसेस। अगला जो सेगमेंट है मैम हमारा, वो है रैपिड फायर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने दूंगी, जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है, 1 या 2 वर्ड में आप उसको प्लीज। चलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, वन बुक दैट चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। इसके लिए देखिए बहुत ही आसान है। और क्या मैं 2 बुक का नाम ले सकती हूँ? हाँ मैम, श्योर। तो पहली बुक जिसने एक पर्सपेक्टिव चेंज किया लाइफ का, तो वो बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवी। तो जब मैं MBA करके आई थी तो मुझे ये बुक मिली थी। दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक। और रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी है, रूट्स ऑफ इंडियन विजडम बाय श्री कुमार राव। तो दीज 2 बुक्स हैव चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। योर फेवरेट मार्केटिंग कैंपेन ऑफ ऑल टाइम। फेवरेट मार्केटिंग कैंपेन ऑफ ऑल टाइम इज़ नन अदर देन फेविकोल। फेविकोल का जोड़। उसके सारे कैंपेन्स बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे तरीके स्टोरी टेलिंग और एक शर्मा के दुल्हन जब ब्याह के हाँ आई। ह्यूमन कनेक्ट किया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से। करेक्ट। मोस्ट अंडररेटेड स्किल इन बिजनेस टुडे। मोस्ट अंडररेटेड स्किल इन बिजनेस टुडे, मुझे लगता है एथिकल प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रिटी। वो एक मिसिंग है एंड आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स। एथिकल प्रैक्टिसेस और इंटीग्रिटी के बिना आप बिजनेस को ट्रू ट्रू। AI इन मार्केटिंग, फ्रेंड और फो। डेफिनेटली अ फ्रेंड। वन बुक एवरी मार्केटिंग स्टूडेंट मस्ट रीड। बहुत इजी चॉइस है, दैट इज़ फिलिप कॉटलर की जो बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। आई थिंक फॉर फंडामेंटल नॉलेज एवरी स्टूडेंट मस्ट रीड इट। राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स, इफ यू हैड टू पिक वन फॉर अ मार्केटिंग टीम। बीइंग फ्रॉम द साइकोलॉजी बैकग्राउंड आई विल गो फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे मैंने कहा, वाई का जवाब इमोशनल इंटेलिजेंस देगा और डेटा एनालिटिक्स व्हाट का देगा, वो डेफिनेटली इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग और रिसर्च। ना दिस इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे लगता है टीचिंग और रिसर्च दोनों सिम्बायोटिक है साथ साथ। लेकिन अगर चूज़ करना हो तो टीचिंग। ऑल्दो आप रिसर्च कर रहे हो फिर भी टीचिंग। हाँ, बट टीचिंग इज़ माई फर्स्ट लव। वाओ। मोस्ट अंडररेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी।
कंज्यूमर साइकोलॉजी का मोस्ट अंडररेटेड एक वर्ड है, या आप कहेंगे दैट इज पीक एंड रूल। ओके। तो पीक एंड रूल क्या कहता है कि जब भी हम कंज्यूमर परचेजेस करते हैं, हम उस पूरी प्रक्रिया को याद नहीं करते, हम अपने पीक मोमेंट्स को याद करते हैं, है ना। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें पूरी मूवी आपको याद नहीं रहती, लेकिन जहाँ पे कुछ थ्रिल था या कुछ जिससे कनेक्ट कर पाते हो, दैट यू रिमेंबर। Right. So I think this is one of the most underrated in consumer psychology. Okay. One thing you do to reset your mental energy. देखिए, टू रीसेट माई मेंटल एनर्जी, मैं ये कहूँगी कि आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ। Wow. तो मुझे अपना साथ पसंद है। तो मेंटल एनर्जी के लिए व्हाट आई डू टू रीसेट माई मेंटल एनर्जी, आई जस्ट नीड टू बी विथ माई प्लांट्स, अ कप ऑफ टी Wow. एंड अ गुड बुक टू रीड। I can imagine. I just imagined. तो दिस इज माई मेंटल एनर्जी को रिन्यू करने के लिए, दिस इज व्हाट आई डू। Wow, beautiful. Actually beautiful. Okay. आज का जो यूथ है वो मतलब ऐसे तो डिफरेंट फील्ड्स है, लेकिन जो लोग मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको आप क्या बताना चाहेंगी कि कैसे कहाँ से शुरुआत करनी है? मतलब एक अगर आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, और कोई अगर प्रोसेस आप उनको समझाना चाहें तो आप क्या बताना चाहेंगी अभी यहाँ पे? देखिए, मार्केटिंग जो हम लोगों ने बात की, इट्स अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है आई ना। मीन टू से कि कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस जो आप उनको दे, जो उनको काम करना है मार्केटिंग में अगर जाना है। डेफिनेटली यू हैव टोल्ड कि ये बहुत ब्रॉड बिल्कुल, कॉन्सेप्ट है, हाँ। पर स्टिल अगर जाना है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी का जो दिमाग है वो हर चीज़ को लेके आएगा, कैप्चर कर पाएगा या उसको समझ पाएगा, बट स्टिल उसको करना है, उसने डिसाइड किया। तो एक प्रैक्टिकली आप क्या उसको एक एडवाइस दे पाएंगी, या किस स्टेप किन किन स्टेप्स को उसको फॉलो करना चाहिए? ये देखिए, मार्केटिंग इन पर्टिकुलर ना लें, अगर हम इन जनरल किसी को भी इन एनी सेक्टर इफ़ यू वांट टू एंटर, तो मुझे लगता है देखिए, दो चीज़ होती है, एक एटीट्यूड एंड एक एप्टीट्यूड होता है। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन समथिंग बट यू डोंट हैव द एप्टीट्यूड टू डू दैट। और दूसरा चीज़ होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, वाई यू आर डूइंग इट, वाई का आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो शुरू में साइकोलॉजी के प्रति इट वाज नॉट कि मुझे उसको प्रोफेशन में लेके आना है। लेके आना है एक सब्जेक्ट पसंद आया और आपने इंटरेस्ट शुरू किया। जनरेट किया, एंड देन मुझे लगा कि आई एम एबल टू गिव जस्टिस, डू जस्टिस। सिमिलरली बाय द एंड ऑफ जब मैं MBA कर रही थी, आई हैड द बेस्ट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़। और बल्कि मुझे क्लास में सब कहते थे कि तुम जॉब छोड़ रही हो और तुम्हारा सब जगह हो जाता है, हम लोग को नहीं हो पाता है, और ऐसे मत करो। सीट बर्बाद कर रही हाँ, इस तरीके से। बट एक वो क्लैरिटी थी कि आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मे बी दैट इज़ नॉट फॉर मी। जब ये रियलाइजेशन हुआ एंड देन आई जॉइंड अकेडमिक्स, तो मुझे लगता है कि जब मैं क्लास में अपनी होती हूँ, सो आई एम देयर। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रोफेशन चूज़ करता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, क्योंकि वो आते हैं, मैं मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लें कि HR लें कि फाइनेंस लें, IT में जाना है, तो मैं ये कहती हूँ कि पहले तुम अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है, उस फील्ड की डिमांड है, आर यू कैपेबल इनफ ऑफ डूइंग इट? यू आर डूइंग इट वाई बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, और यू वॉन्ट टू डू इट फॉर योर सेल्फ। और जब मैं ये कह रही हूँ, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग, लोगों की आधी उम्र बीत जाती है और उनको ये लगता है दे आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। राइट, आई एग्री। करेक्ट। तो इट्स बेटर कि जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो फिर आप क्लियर होगे ना, क्लैरिटी आपके माइंड में है करेक्ट कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दिस, इट्स नॉट दैट समवन हैज कंपेल्ड मी टू डू दिस। करेक्ट करेक्ट। तो इन जनरल मैं किसी को भी कहना चाहूँगी, जैसे मार्केटिंग की बात की, तो अगर मुझे लगता है क्रिएटिविटी है ना, तो यू कैन गो फॉर एडवर्टीजमेंट में बहुत स्कोप है। फिर अगर आपको लगता है कि आप सेल्स पर्सन बहुत अच्छे हैं, यू कैन गो टू हार्ड कोर सेलिंग, इट इज़ नॉट रॉन्ग, करेक्ट। है ना। आप हार्ड कोर सेलिंग में जा सकते हैं। आपको ये लगता है कि आप
अकेले बैठ के आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप डेटा को रिसर्च कर सकते, एनालाइजिंग क्षमता है आपके अंदर, तो यू गो फॉर मार्केटिंग रिसर्च टीम में आप Research ज्वाइन team, कर सकते right, हैं, हाँ. है ना? तो इस तरीके से आपको पहले अपने को देखना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, करेक्ट. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. आपने जो बात कही, जिस तरीके से आपने बताया कि आपको कैसे लाइफ में चीज़ों को करना चाहिए और सेलेक्ट कैसे करना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग, ये नहीं कि सिर्फ एक नॉर्म के हिसाब से. तो ये बहुत सही चीज़ थी. किसी भी फील्ड कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, बिल्कुल. जब आप उसको परस्यू करने के लिए सोच रहे हैं या उसमें आगे बढ़ना है, तो आपको पहले ये सोचना चाहिए शायद कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है मेरे लिए. बिल्कुल. नॉट फॉर अदर्स, नॉट फॉर दुनिया जहान, पर मेरे लिए वो सही है या नहीं. तो आपने ये बहुत प्यारी बात कही है. और उम्मीद करती हूँ इस पॉडकास्ट से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अलग अलग फील्ड्स में, साइकोलॉजी, मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर और शायद कुछ इमोशनल्स भी. और इस पॉडकास्ट में डॉक्टर प्रीति सिंह मैम आए. उन्होंने इतनी वैल्यूएबल चीज़ें हमारे साथ शेयर की, इतनी वैल्यूएबल बातें हमारे साथ शेयर की. तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इन्हीं बातों के साथ. और मैम को इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम. थैंक यू, माय प्लेजर. थैंक यू मैम.